मेरा में तो सेंट शो कर रहा है, स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। तुम ईमेल आईडी चेक करो, SHALINIHOD80, इसी पे भेजा है या कोई और ईमेल आईडी है? हम वहीं पे भेजे, हम देख लेते फिर से चेक कर। Okay, so we were discussing single phase induction type energy meter in case of last class. मैम मिड सेम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए ना मैम, पैटर्न कैसा रहेगा। मिडसम का जो लास्ट ऑफलाइन मिडसम होता था उसमें 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहता था, मतलब मल्टीपल चॉइस। उसके बाद तुम्हारे दो दो सेक्शन रहते थे जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहते थे, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता था। एंड देयर वाज ऑप्शन बिटवीन सपोज क्वेश्चन नंबर 2 and 3, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो एक सेक्शन में, और उसके बाद दूसरे सेक्शन में भी क्वेश्चन नंबर मतलब 7 7 मार्क्स के दो डिस्क्रिप्टिव रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई इफ़ वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न और नॉट, ये भी कंफर्म नहीं है, बट लास्ट जो मिड सेमेस्टर होता था उसमें यही फॉलो होता था। सो देर वॉज 3 सेक्शन। सेक्शन ए जो होता था वो 6 मार्क्स का होता था, सेक्शन बी 7 मार्क्स का, सेक्शन सी भी 7 मार्क्स का, सो टोटल 20 मार्क्स। देन सेक्शन ए हैड 6 क्वेश्चंस ऑफ MCQ जो कि कंपल्सरी क्वेश्चंस होते थे। Then section B has 2 questions, मतलब suppose this is having 6 questions, so question number 7 जिसमें ABC 3 पार्ट होंगे या AB 2 पार्ट होंगे, कैसे भी, या तो क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो या क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन, उस दोनों में से कोई एक ऑप्शन करोगे और दोनों ही क्वेश्चन 7 मार्क्स के रहेंगे, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है, डेरिवेशन भी हो सकता है, डायग्राम बेसिस भी हो सकता है, कुछ भी इस टाइप का रहेगा। सो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इज डिस्क्रिप्टिव टाइप, 7 मार्क्स ईच। दो ऑप्शन रहते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पे रहेगा, तो 9 और 10 दोनों 7 7 मार्क्स के रहेंगे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, सो ये पैटर्न वी यूज टू फॉलो लास्ट इन 2019 जब मिड सेमेस्टर 1920 में हुआ था। उसके बाद से तो ऑनलाइन मिड सेमेस्टर ही चल रहा है। सो ऑनलाइन में भी आई गेस पैटर्न तो सेम ही था, तो बस ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं होता था। तो दिस इज़ द पैटर्न। वैसे तुम लोग को पैटर्न बता दिया जाएगा, अगर कुछ पैटर्न में चेंज होगा तो वो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कोई डाउट? मैम सिलेबस मेजरमेंट ऑफ 3 पावर तक मिलेगा। सिलेबस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर तक रहेगा जो अभी चल रहा है। तो अभी ये हफ्ता तो है तुम लोगों के पास ना, आज की क्लास मैम है, बहुत कल ज्यादा की हो क्लास जाएगा। है। ज़्यादा हो जाएगा ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ओनली 2 मॉड्यूल्स ऑफ मिड सेमेस्टर में। एक्चुअली 3 मॉड्यूल आना चाहिए या 2.5 मॉड्यूल आना चाहिए। मिड सेमेस्टर मतलब कि हाफ सिलेबस शुड बी कंप्लीट ना, ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस। तो अभी तो तुम्हारे 3 मॉड्यूल बचे हुए हैं। सो देर विल बी मिड सेम 2 ऑल्सो, तो दूसरे मिड सेम के लिए वी विल कवर द अदर हाफ ऑफ द सिलेबस। तो एनर्जी मीटर तक आएगा फॉर मेजरमेंट। कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, पढ़ना शुरू कर दो। एनर्जी मीटर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अभी पढ़ा ही रही हूँ एनर्जी मीटर, तो जो 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 पढ़ाऊँगी उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो तुम अभी यू हैव टुमारोज क्लास एज वेल, तो कल की क्लास में भी पूछ सकते हो अगर कहीं पर कोई डाउट है तो तुम लोग को किसी भी कोई चैप्टर में,
तो you can discuss it. So this is your energy meter जो हमने लास्ट डिस्कस किया था. डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना. जितने भी मेजरमेंट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं सबका डायग्राम बनवाया है मैंने, तो वो सारे डायग्राम तुमको एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए सारे जितने भी डायग्राम्स हैं वो प्रैक्टिस कर लेना. कंस्ट्रक्शनल डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट. कहीं भी टॉर्क इक्वेशन का अगर डेरिवेशन आता है तो डायग्राम बना करके ही तुमको डेरिवेशन करना होगा. जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं दे विल बी डिबार्डेड फ्रॉम द मिड सेमेस्टर. आई होप तुम लोग को ये सारा रूल रेगुलेशंस पहले से पता है. तो जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना कि जिनका अटेंडेंस है सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा. Okay, so this is the entire construction of a energy meter. Now this energy meter consists of is made up of two electromagnets. एक electromagnet is of CC coil and second electromagnet is of PC coil. And this electromagnet is made up of a silicon steel core जो कि डॉटेड से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द सिलिकॉन स्टील कोर जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है. सो यू कैन सी टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हियर. फर्स्ट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सेकंड इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि ये जो पीसी या पोटेंशियल कॉइल है ये हमारे सप्लाई वोल्टेज के साथ डायरेक्टली पैरेलली कनेक्ट रहता है. And the biggest difference between energy meter and watt meter is, in case of watt meter we have studied that the PC coil of the watt meter is highly resistive, right? watt meter में मैंने बार बार जब भी पोटेंशियल कॉइल बनाया तो पोटेंशियल कॉइल में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया था, यानी PC coil of watt meter was highly resistive, but PC coil of energy meter is highly inductive. In nature.
ठीक है. So this is the first point which you need to remember between uh, the difference between a watt meter and a energy meter. So in case of a watt meter, the PC coil was highly resistive, but in case of an energy meter, the PC coil or potential coil is highly inductive in nature. Why it is highly inductive nature, we will come to this point in later discussion कि इसको inductive क्यों बनाते हैं. So there is a purpose because of which we make this coil highly inductive in nature. ठीक है. In case of watt meter या in case of any other instrument like ammeter, voltmeter or wattmeter, there was uh, flux acting between these two coils, but there was no moving part in these instruments. There was no moving part. लेकिन एनर्जी मीटर में जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक एल्यूमिनियम डिस्क है which is the moving part of the instrument. So this aluminium disc rotates in this fashion because of the torque produced by these two coils. So potential coil की वजह से एक टॉर्क होगा और करंट कॉइल की वजह से दूसरा टॉर्क होगा. ये दोनों टॉर्क जब इस एल्यूमिनियम डिस्क पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे, so there will be a torque due to this induced EMF which will be equal and opposite, which will derive or which will drive this aluminium disc to rotate, जिसकी वजह से according to the rotation of this aluminium disc, according to the number of revolutions of this aluminium disc, you will count the energy which is being consumed in the system. ठीक है. So in energy meter there are two differences. First, it has a moving part which consists of an aluminium disc. Second, the PC coil here is highly inductive. So that ये जो इसको highly inductive बनाने का, there is a reason that it is highly inductive because we want a phase difference of 90 degree between the flux which is produced by the PC coil and a CC coil. This CC coil's current is totally dependent upon the load. ठीक है, ये लोड के ऊपर totally dependent है कि the current which will be flowing through the CC coil will have what phase angle. ये लोड पर डिपेंडेंट है, बट PC coil को हम कंट्रोल कर सकते हैं या इसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं. गिव मी 1 minute, आई विल बी बैक. if there is something to receive, I'll come back in 1 minute. Am I audible? Yes, ma'am. ऑडियो वन लग रहा है. यादव. Okay. So we were discussing induction type energy meter. So okay, so I was telling कि there is two main difference कि यहाँ पर एक हमारे पास moving part है और एक हमारा जो potential coil है उसका जो that is highly inductive in nature, right? So why this is highly inductive? Because there are two fluxes which is produced in induction type of energy meter, and we want these two fluxes to be in phase difference of 90 degree for maximum torque to be applied on this aluminium disc. जब हम टॉर्क इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जब 90 डिग्री फेज शिफ्ट होता है दोनों के फ्लक्स के बीच में, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है. तो दैट इज़ वाई शुरू में ही जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एनर्जी मीटर को, उसी टाइम पे इसका इस कॉइल को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं सो दैट it is having a highly inductive nature, and so that the flux in future will be in phase of 90 degree with the flux which is produced by the current coil. Okay, so this current coil flux is dependent upon the
current which is flowing through the load of this coil. Okay, so this current is flowing through the load, and the phase angle of the load will be dependent upon the so there are uh, there are four main operating mechanisms of this energy meter. First is driving mechanism. Second is moving system. Third is braking system, and fourth is recording system. Okay. मैम So एक these डाउट were okay. 1 second. क्या दिख नहीं रहे? मैम डाउट था। हाँ हाँ डाउट था, पूछो पूछो। मैम बोल रहे थे मैम वॉट मीटर में भी तो मूविंग पार्ट होता है। वॉट मीटर में जो मूविंग पार्ट होता है, दैट मूविंग पार्ट इज नॉट दैट इज द पॉइंटर विच इज रोटेटिंग अक्रॉस द पी वॉट। ठीक है, उस मूविंग पार्ट में और इस मूविंग पार्ट में डिफरेंस है। ठीक है, दैट इज द पॉइंटर विच इज गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके उस मूविंग part में obviously there is torque and there is moving part, but here you are having an aluminium disc which is moving due to the torque of these two uh, potential and the current coils। ठीक है, ये मूविंग पॉइंट पार्ट जो है, ये मूविंग पार्ट कॉन्टिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है। पर in case of a moving part of the watt meter, it is not in a continuous motion of movement। सेकेंड थिंग इज कि इसका जो ये मूविंग पार्ट है, वो दैट मूविंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर मेजरिंग थ्रू दिस मूविंग पार्ट। ठीक है, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मूविंग पार्ट विच वी हैव स्टडीड फॉर अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर इंडक्शन टाइप। ऐसा नहीं बोल रहे कि मूविंग पार्ट है ही नहीं, ऑब्वियसली देर इज अ pivot, there is a spindle, there is a pointer which is rotating, but here there is not there is a difference between the moving part of induction type energy meter and what in Shubham? यस मैम। Okay, so see there are few more labeling of this construction. This is your load current, इसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। इसको बोलते हैं शंट मैग्नेट। दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट एल्यूमिनियम डिस्क, एंड ये है हमारा कॉपर शेडिंग। दिस इज योर कॉपर शेडिंग। ठीक है, प्रेशर कॉइल्स करंट कॉइल ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो दिस इज द एंटायर डायग्राम ऑफ द energy meter. Now there is a function of each part of this energy meter, like copper shading का भी कुछ function है, permanent magnet का भी कुछ function है, aluminium disc का क्या function है I have already told, then there is a function of shunt magnet and series magnet. So every part has some uh, function of it, and we will discuss the function uh, uh, in 2 and 3 positions of the energy meter. So basically there are four main operating mechanism of a energy meter. Four main operating mechanism. First is driving system. Second is moving system. Third is braking system. And fourth is recording system.
Okay, so four uh, major operations of mechanism of a energy meter. Driving system is the system which is the force which drives the energy meter. Force which drives the energy meter. Force which drives the energy meter. Moving system consists of the aluminium disc which is moving on a continuous basis. Braking system is consists of the permanent magnet which is placed here. यहाँ पे देखो एक परमानेंट मैग्नेट लगाया था. इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से ब्रेकिंग आएगा, यानी कि whenever there is no load current या all the supplies in your home is switched off, then the amount of current which is flowing through the CC coil will get decreased. Okay, and depending upon the amount of current which is flowing through the CC coil, the flux which will be linked with this aluminium disc will also get decreased, and this aluminium disc should come to a rest position. But this PC coil's flux and torque due to the PC coil will not get affected because it is connected with the supply voltage. So you need this aluminium disc to come to a rest position. To bring this aluminium disc to a rest position, you need a permanent magnet which will produce a torque which is opposite to the deflecting torque. राइट, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कॉयल और करंट कॉयल की वजह से जो एक नेट टॉर्क इस पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ दिस एल्यूमिनियम डिस्क. Now to break this deflection, you will need another torque which is torque due to the permanent magnet. So that is why I have written here braking system consists of the permanent magnet which will break the system or will bring the aluminium disc to rest position. Then comes the recording system. Recording system consists of few pointers, जैसे कि you must have seen in case of energy meters, there are pointers like this. There are discs which have pointers and these pointers move according to the energy consumption. राइट, इस तरीके के 2-3 पॉइंटर्स होते हैं, सर्कुलर पॉइंटर्स, और ये एक्चुअली डिस्क होते हैं. इस तरीके से ये रोटेट करते हैं. राइट, इस तरीके से 1 2 3 4 मार्क होता है और ये मूव करते रहते हैं. सो रिकॉर्डिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज डिस्क्स, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क, these smaller measuring disc will be changing their position, and according to their position the energy which is being consumed is recorded by the system. So ये चार operating mechanism है of energy meter. First is driving system which consists of the force which drives the energy. Second is the moving system which consists of the aluminium disc which will rotate because of this force which is produced by the two coils, potential coil and the current coil. And third is the braking system which will brake the system or which will control the deflection of the aluminium disc with the help of a permanent magnet which is connected to the energy meter. And fourth is the recording system which consists of small moving discs like this, which is having numbers installed on this disc and which will be moving forward with the number of revolutions of the aluminium disc. Okay. So I will just discuss the detail of these system and I'll give you the notes so that you can read it from the notes.
पूरा नोट्स यहाँ पे लिखवाने का कोई नेसेसिटी नहीं है. I'll just write the important points of each operating mechanism. So first is your driving system. ठीक है. So driving system of a meter consists of two electromagnets which is of made on the core of silicon steel lamination. The coil of one electromagnet is excited by supply voltage and is highly inductive. One या potential coil electromagnet is excited by supply voltage and is highly inductive in nature, and the second coil, current coil is electromagnet is excited by load current. Therefore, it carries the current which is proportional to the load, and this carries the current which is proportional to the supply voltage. ठीक है. There is इसीलिए इन दोनों के करंट की वैल्यू में और उसके फेज में दोनों में डिफरेंस होगा. ठीक है. So unlike the watt meter, the pressure coil of energy meter is highly inductive because it has large number of turns. So potential coil is highly inductive and it has large number of turns in it. ठीक है. So you have two electromagnets. First electromagnet is this one. Second electromagnet is this one. This electromagnet is supplied or excited by the supply voltage. जो भी तुम्हारे घर में सप्लाई वोल्टेज आ रहा है that is parallelly connected to this electromagnet, and this current coil of your energy meter is connected to the line which is feeding inside of your house. So this is directly connected to the line which is feeding inside of the house. So जो भी current draw हो रहा होगा सप्लाई से, वोल्टेज इसको भी सप्लाई का ही मिल रहा है, इस कॉइल को भी वोल्टेज सप्लाई का मिल रहा है, बट द करंट विच इज बीन ड्रॉन बाय दिस करंट कॉइल इज प्रपोर्शनल टू द करंट ऑफ द लोड. तो जितना भी अमाउंट ऑफ लोड कनेक्टेड होगा इन योर हाउस होल्ड will be responsible for the amount of current which is flowing through the current coil, and this current which is flowing through the potential coil will be proportional to the supply voltage. So this potential coil current will be near about fixed. ये coil, ये जो IP होगा, this will be near about fixed because it is connected directly to the supply voltage, और V और IP के बीच में ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा. ठीक है. V and I will have almost 90 degree of phase shift because this coil is highly inductive in nature. ठीक है. यहाँ तक clear है? Any doubt? So this is the driving system or driving mechanism of the energy meter, which consists of two electromagnets made up of a silicon steel laminated core which is drawn by this dotted area. So this is your silicon steel laminated core. इसके ऊपर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए. इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो करंट फ्लो हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज the current is proportional to the supply voltage, and for second electromagnet the current is proportional to the load which is connected with the energy meter. First
electromagnet, the current will be in 90-degree phase shift with the supply voltage because the coil, potential coil is highly inductive in nature. Now, what is the use of this copper shading rings? ये जो copper shading rings connected हैं, these rings are so adjusted that to maintain the phase difference between the potential coil and the current coil as 90 degree. तो ये जो shaded copper bonds है या shaded copper coils are placed for adjustment purpose so that the flux produced by the shunt magnet and the series magnet are exactly in quadrature with each other. Quadrature मतलब 90 degree with each other. So the work of the shading rings, copper shading rings are placed and so adjusted that the flux produced by the shunt magnet and series magnet is exactly in quadrature with the supply voltage. Okay. So whenever you see that there is, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारे घर में एनर्जी मीटर को चेक करने के लिए आते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो सपोज ऐसा हो सकता है कि इवन इफ यू आर यूजिंग द इंटायर लोड ऑफ योर हाउस होल्ड, जितना भी लोड है तुम्हारे पास, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इंडक्शन, हीटर, जो भी है तुमने सब ऑन करके रखा है, इवन देन योर एल्यूमिनियम डिस्क इज नॉट रोटेटिंग एट अ गुड स्पीड, यानी कि तुम्हारा एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा होगा वो कम कंज्यूम हो रहा होगा, कम दिखा रहा होगा, एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, बट दिस एल्यूमिनियम डिस्क इज नॉट रोटेटिंग, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हारा एनर्जी कम मीटर में दिखा रहा है. सो under such situation, this copper shading rings are adjusted so that this can happen because the torque which is being produced at this aluminium disc is not enough to drive the aluminium disc. So उस केस में अगर ये स्लो हो जाता है तो इस कॉपर शेडिंग रिंग को एडजस्ट करके इसको क्वाड्रेचर में सप्लाई वोल्टेज के लेके आते हैं करंट को, so that the net torque which is produced at this aluminium disc is sufficient enough to draw this aluminium disc at a certain speed. तो ये कॉपर शेडिंग रिंग इन सब इस करंट को या दोनों फ्लक्सेस को क्वाड्रेचर में या 90 डिग्री में लेके आने के लिए हेल्प करता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ड्राइविंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर. नाउ सेकेंड इज योर मूविंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर. Moving system. So this consists of an aluminium disc, mounted on a light alloy shaft. So basically this disc is mounted on a shaft. This shaft is rotating on a pivot. So this is your pivot, this is your shaft. यहाँ पर bearings होंगे, जैसे कि पहले भी तुम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट में देखा था, सेम कंस्ट्रक्शन है.
So this moving system consists of this aluminium disc, which is mounted on a light alloy shaft. This disc is positioned between the series and the shunt magnet. So this is your shunt magnet and this is your series magnet suppose. तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में पोजीशन रहता है. In between of the two magnets, the upper bearing of the shaft is a steel pin located in a hole in the bearing cap, and the rotor runs on hardened steel pivots screwed to the foot of the shaft. The speed of the rotation is proportional to the power in case of energy meter. So N, which is the speed of the rotation, is proportional to the power consumed. ये कैसे आ रहा है? We will see when we will go to the derivation part of the energy meter. Then there is a term called meter constant. जितना भी न्यूमेरिकल आता है मीटर कांस्टेंट पर ही आता है जनरली इन केस ऑफ energy meter. So what is a meter constant? So the number of revolutions made by this disk in 1 kilowatt hour is called as meter constant of the energy meter. The speed is proportional to the power, and in this connection this meter constant comes into the picture. So meter constant is nothing but number of revolution per kilowatt hour. Okay, so when kilowatt hour is 1, so we say that this meter constant is equal to the speed of the revolutions or number of the revolutions. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मीटर कांस्टेंट. कोई भी मीटर जब भी बाजार में तुम खरीदने के लिए जाओगे, सो दैट मीटर इज अवेलेबल विद इट्स मीटर कांस्टेंट रेटिंग. ठीक है, तो मीटर कांस्टेंट रेटिंग से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने किलोवाट आवर में ये डिस्क जो है वो कितना रोटेट करेगा. ठीक है, तो सपोज क्योंकि तुम्हारे घर में अप्लायंसेस का जो पावर होता है वो तुमको ऑलरेडी दिया रहता है, तो वेन एवर यू स्विच ऑन द पावर यू नो दैट योर अप्लायंस इज ड्रॉइंग दिस मच अमाउंट ऑफ पावर. ठीक है, नियर अबाउट अगर फुल लोड पर है तो इतना अमाउंट ऑफ पावर जो है वो ड्रॉ कर रहा है. तो यू कैन क्रॉस चेक योर मीटर वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट इस मीटर कांस्टेंट की हेल्प से. अगर तुमको ये पता है, ठीक है, and you know the meter constant, so you can know the number of revolutions which your disk is making in 1 hour. ठीक है, if this much of power is being drawn, so you can cross check this using this equation. और अगर number of revolution ज़्यादा है then you can complain about it कि नहीं मेरा जो मीटर है वो बहुत तेज़ भाग रहा है और एनर्जी का जो रीडिंग आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, even though you are not using it properly. So that is how you can cross check your energy meter. Then the next term is braking system. Next mechanism is braking system. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. So third operation is braking system of the energy meter. Okay, so a permanent magnet is connected. A permanent magnet is positioned near the edge of the aluminium disc.
ठीक है, this permanent magnet is connected near the edge of the aluminium disc, right? इस डिस्क के एज पर ये परमानेंट मैग्नेट कनेक्टेड है. सो देयर विल बी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट एंड देयर विल बी flux which will be linked with this rotating aluminium disc. So this aluminium disc is rotating in the presence of the magnetic field. So there will be some induced EMF due to this permanent magnet inside this aluminium disc. ठीक है, तो ये जो पोजीशन है एल्यूमिनियम डिस्क का वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जहाँ पर भी ये फ्लक्स कट कर रहा होगा इस एल्यूमिनियम डिस्क पे, क्योंकि ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स कट कर रहा होगा, एंड दिस फ्लक्स इज बिकॉज दिस फ्लक्स इज cutting this aluminium disc in a motion, so there will be induced EMF which will be produced due to this permanent magnet's flux in this aluminium disc. एक तो फ्लक्स इन दोनों का है ही, उसके बाद ये फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट का भी बन रहा है, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस एल्यूमिनियम डिस्क या स्टॉपिंग दिस एल्यूमिनियम डिस्क. कैसे स्टॉप करेगा? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से देयर विल बी एडी करंट विच विल बी फ्लोइंग इनसाइड दिस डिस्क, और ये जो एडी करंट और फ्लक्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बिकॉज this torque will be and this induced EMF will be opposing the cause by Lenz's law. ये इसके मोशन को अपोज करेगा. जो भी टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा दैट विल अपोज द कॉज, जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड EMF आया था वो उसको अपोज करेगा, और वो क्या था? मोशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम डिस्क. तो इस इंड्यूस्ड EMF और एडी करंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस एल्यूमिनियम डिस्क पर, ये टॉर्क इसके मोशन को अपोज करेगा, एंड एट द पॉइंट वेयर द ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू द ड्राइविंग टॉर्क, वहाँ पर तुम्हारा ये एल्यूमिनियम डिस्क जो है वो स्टेडी स्टेट स्पीड में आ जाएगा या स्टेडी स्टेट पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, so that is how this permanent magnets help in breaking this system, yeah, breaking the driving torque of the aluminium disc. Now this position of the permanent magnet is adjustable. ठीक है, suppose if you want to break the energy meter, you need to stop the energy meter, you can increase or you can make this permanent magnet closer to the aluminium disc or farther to the aluminium disc. तो इसका जो position होता है that is adjustable, and therefore the braking torque can be adjusted by shifting the permanent magnet. The braking system consists of a permanent magnet such place that it induces the eddy current in some of the part of the moving aluminium disc. When disc revolves, it cuts through some of the field of the magnetic permanent magnet. Due to this cutting of the flux, an EMF is generated in the disc. Now, the EMF generated can be written as, I will give you the notes on this, written notes दे दूंगी तो उससे तुमको पढ़ने में आसानी होगा. Rest I am explaining you the concept here. So EMF generated due to this permanent magnet E can be given as K1 into phi, flux which is cutting due to the permanent magnet, into N, where phi is the flux due to permanent magnet and N is the speed of rotation. So this induced EMF is proportional to the flux which is cutting due to the permanent magnet and the speed of the rotation of the aluminium disc. The eddy current which is produced due to this induced EMF can be given as I is equal to E by R, where R is the resistance of the aluminium disc. Where R is the resistance of the aluminium disc.
सो ई को हम रिप्लेस करेंगे बाय K1 phi n divided by R. So you can write I is equal to this. Therefore, the braking torque produced by the interaction of eddy current and field of permanent magnet braking torque produced by the interaction of eddy current and field of permanent magnet can be given as TB यानी braking torque proportional to phi into I into R, where capital R is the effective radius of the disc from its axis. Next page पे लिखते हैं. So TB is proportional to phi into I into R. Flux is proportional to phi into I. You already know it. जो भी torque produce होगा, that is proportional to flux into the current due to this flux. So phi is the flux produced by the permanent magnet. I is the eddy current which is produced due to this induced EMF, and R is the effective radius of the disc from axis. From its axis. Okay? Phi is the flux of permanent magnet and I is the eddy current produced due to the flux cutting of the permanent magnet across the disc. So this can be written as TB is equal to K2 into phi into I into R. Okay, now you can substitute the value of I here. I की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर. This was the value of I. You can substitute the value of I here. So TB can be written as TB is equal to K2 into phi, K1 into phi into N divided by small r into capital R. So K1, K2 and R, ये तीनों चीज़ जो है वो constant है, right? So taking K1, K2 and R is equal to K3 is equal to constant, क्योंकि किसी भी डिस्क का जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा एंड K1 K2 ऑलरेडी कांस्टेंट है. सो यू कैन इन तीनों को एलिमिनेट करके हम एक साथ K3 लिख सकते हैं. K3 इंटू फाइव स्क्वायर N divided by R, right? So from here you can say that the braking torque is proportional to the speed of revolution of the aluminium disc. तो यही से सारा डेरिवेशन आता है. तो इसीलिए बेसिकली स्पीड जो है इसीलिए ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क या एनर्जी मीटर का जो स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग मैग्नेट is proportional to the speed of the aluminium disc. So this moving system will come to a steady state when this braking torque is equal to the driving torque. ठीक है, दो टॉर्क है, एक ब्रेकिंग टॉर्क है, एक ड्राइविंग टॉर्क है, एंड दिस एंटायर system will come to steady state position when braking torque is equal to the driving torque. ठीक है, last mechanism is your रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म. मैम हाँ बोलो. मैम स्मॉल आर कांस्टेंट नहीं होगा रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम डिस्क?
हाँ, ये भी स्मॉल आर भी एक्चुअली कांस्टेंट ही है, इसको इसको भी तुम कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको भी कांस्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि नो सॉरी, दिस रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। सपोज दिस इज द डिस्क, दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट, तो जिस एरिया में हमारा एडी करंट बनेगा उस एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज योर स्मॉल आर, ठीक है। सो दिस स्मॉल आर मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। अगर सेम एरिया में हम परमानेंट मैग्नेट को प्लेस किए हैं देन दिस विल बी कांस्टेंट, बट इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट इज एडजस्टेबल, तो ये आर की वैल्यू, क्योंकि अगर मान लो हम इसको यहाँ कर देते हैं तो जो डिस्क का जो एरिया कवर होगा उस एरिया के हिसाब से जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। So that is why small r is not considered to be constant always. Is it clear? यस मैम। Okay. So fourth is your registering or recording mechanism. So basically, the function of registering mechanism is to record on continuously basis number which is proportional to the revolution made. तो ये एक number record करता है. Number is recorded on the basis of revolutions made by the aluminium disc. Okay, now this system जो पुराना सिस्टम था, अब तो नाउ वी हैव ऑल डिजिटल एनर्जी मीटर, सो देर इज जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है वो इस तरीके का नहीं होता है, बट इनिशियली जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता था वो कुछ इस तरीके के होते थे। सो देर वॉज सिस्टम ऑफ डिकेड मेजरमेंट। डिकेड मेजरमेंट मतलब कि हर 10 टाइम्स के लिए एक डिस्क रहेगा। सो देर इज सीरीज ऑफ 4 to 6 पॉइंटर्स, जैसे यहाँ पर 6 पॉइंटर्स हैं, तो ये बेसिकली दिस इज एन एनालॉग टाइप ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। तो वहाँ पे सपोज दिस डिस्क इज मेजरिंग योर, सपोज दिस डिस्क, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सो दिस डिस्क इज मेजरिंग योर 1 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर ये डिस्क मेजर कर रहा है, 100 किलोवाट आवर ये डिस्क मेजर कर रहा है, एंड 1000 किलोवाट आवर ये डिस्क मेजर कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? सपोज दिस डिस्क हैज पोजीशन फ्रॉम 0 to 9, 1 से 2 3 ऐसे करके 9 तक है। तो जब ये 9 पर पहुंच जाएगा, आफ्टर दिस दिस डिस्क विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स 0 पोजीशन टू 1 पोजीशन। जब ये अपने 9 पे पहुंच जाएगा देन दिस डिस्क विल shift from its 0 position to 1 position. Again, when this unit will go to its 9 position, this disk will shift from its 0 to 1 position. So, जैसे कि number system में तुम्हारे पास suppose 1000.01 इस तरीके से number है, तो ये position जो है वो एक डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन जो है 10th पोजीशन, यूनिट पोजीशन, 10th पोजीशन, 100 पोजीशन एंड 1000 पोजीशन। तो हर एक पोजीशन के लिए एक डिस्क कनेक्टेड है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जब ये पोजीशन 9th पोजीशन पे पहुंच जाता है देन दिस डिस्क गोज टू फर्स्ट पोजीशन। अब इसके फर्स्ट जाने के बाद अगेन दिस यूनिट पोजीशन विल मूव टू 9 पोजीशन, तो फिर ये अपने फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में जाएगा। जब ये अपने 9th पोजीशन पे चला जाएगा तब उसके बाद 100 पोजीशन वाला 1 पे जाएगा। तो इस तरीके से इन केस ऑफ एन एनालॉग सिस्टम, जैसे ये 1 किलोवाट आवर से शुरू हुआ, तो वैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के लिए भी 1/10 और 1/100 का भी
मीटरिंग सिस्टम होता है फॉर डेसिमल पोजीशन, यानी कि सपोज 100 किलोवाट का मेजरमेंट है तो 00 तक मेजर कर सकते हैं। तो for first position after decimal and for second position after decimal you can measure the energy which is being consumed। तो इस तरीके का रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया जाता है। नाउ दीज ऑल दीज रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आर कन्वर्टेड एंड डिजिटलाइज्ड। तो अब ये सारा सिस्टम जो भी है ये बेसिकली सब डिजिटल सर्किट्स के फॉर्म में यूज़ होता है एंड वी डू नॉट यूज़ एनालॉग सिस्टम्स एनीमोर बिकॉज इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हर एक मीटर के लिए हमको एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, उस पॉइंटर का मोशन होगा एंड दिस इंटायर सिस्टम मेक्स योर एनर्जी मीटर वेरी बल्कि एंड जितना भी मूविंग एलिमेंट डालेंगे हम, जितने भी अलग अलग डिस्क कनेक्ट करेंगे, वो सारा डिस्क जो है वो उसकी हर एक पॉइंटर की वजह से कुछ ना कुछ एरर होगा और अल्टीमेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ huge amount of error which will be incorporated in the entire system. So to remove this type of mechanism, अब हम लोग डिजिटल सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लॉक्स यूज़ होते हैं, काउंटर्स यूज़ होते हैं। So with the help of counters you can increment each each position। काउंटर्स भी काउंटर डिजिटल सिस्टम में काउंटर का भी यही काम होता है कि इट विल काउंट फॉर ईच यूनिट। तो जैसे ही 9th पोजीशन पे जाएगा इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द काउंटर। तो वैसे ही ये सेम चीज़ मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, अभी चाहे तुम लोगों ने डिजिटल तुम लोग का इस बार है ना डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक्स। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वहाँ पे तुम लोग जब काउंटर पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो कि काउंट सेम चीज़ हम लोग विद द हेल्प ऑफ काउंटर कर सकते हैं एंड द काउंटर विल काउंट फॉर 9th पोजीशन एंड देन शिफ्ट टू द 10th पोजीशन। यूनिट से 10th पे आएगा फिर इसको 9th से काउंट करेगा। तो नाउ एवरीथिंग हैज बीन शिफ्टेड टू द डिजिटल सिस्टम। तो उसकी वजह से हमारा जो एंटायर एनर्जी मीटर होता है वो कम बल्कि भी होता है, उसमें एरर भी कम होता है बिकॉज ऑफ लेस मूविंग पार्ट्स। एरर भी कम होगा और एक्यूरेसी बेटर होगा, कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि जितने मूविंग पार्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा एनर्जी मीटर का। सो दैट इज़ वाई वी शिफ्टेड टू अ डिजिटल सिस्टम फ्रॉम एनालॉग वन। बट एनालॉग का जो लॉजिक है वो एनालॉग का ही है, इसी लॉजिक पे तुम्हारा डिजिटल सिस्टम भी काम करता है। जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द electromagnets you are using ICs there, you are using programming there, programming सेट करके IC में इंस्टॉल करके काउंटर लगा करके हम एक सिस्टम बना लेते हैं जिससे वो एनर्जी मीटर काम करता है। ठीक है, so this was about the four operating mechanism of the system। इसके बाद हमारा जो टॉर्क डेरिवेशन ऑफ द टॉर्क है वो आता है। सो थ्योरी ऑफ ऑपरेशन आएगा। थ्योरी ऑफ ऑपरेशन वी विल कंटिन्यू विद इट टुमारो क्योंकि उसमें फेजर डायग्राम है एंड अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी तो कल फिर से मुझे वो फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो वी विल टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो इस थ्योरी ऑफ ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट कॉइल, दो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और नेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम। ठीक है, सो आई विल गिव यू द नोट्स टुडे। आज नोट्स मैं पोस्ट कर दूंगी तुम लोग के गूगल क्लासरूम में। नोट्स एक बार चेक कर लेना सो दैट कल जब मैं फेजर डायग्राम कराऊंगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक बार आज देख लेना, कल हम लोग एनर्जी मीटर ख़त्म कर देंगे, फेजर डायग्राम बचा हुआ है और जस्ट आई वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन एनर्जी मीटर टुमारो। तो कल तुम लोग का एनर्जी मीटर ख़त्म हो जाएगा, फिर एनर्जी मीटर तक ही मिड सेमेस्टर में आएगा। ऑल्सो अगर पिछले पढ़ाए हुए चैप्टर्स में अगर तुम लोग को कहीं पर कोई डाउट है तो यू कैन कम अप विद द डाउट्स टुमारो, वी कैन क्लियर योर डाउट्स सो दैट मिड सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ओके, 5 ही लोग हैं तो कोई बात नहीं, 4 ही लोग हैं, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू,
वी विल मीट टुमारो। अच्छा, कल की क्लास तुम लोगों की 11:30 बजे से होगी, 11:30 से, या हाँ वही अराउंड 11:30 से ही होगी, ठीक है। तुम लोग की शायद CS की क्लास अभी हो नहीं रही है, तो उसी स्लॉट में मैं ले लूँगी तुम लोग का क्लास 11:30 या 12 बजे से। आई विल शेयर द टाइमिंग विद यू टुमारो। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम।